सुप्रभात बच्चों। आज आपके पाठ्यक्रम की दूसरी कविता और उसमें आपके जो कवि हैं उनका जीवन परिचय आपको बताया जाएगा। बेटा, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का जो फॉर्मेट है और उसके जो आवश्यक हेडिंग्स होते हैं उनके बारे में आपको पूरी तरह से पहले समझाया गया था, एक फॉर्मेट आपको बताया गया था। उम्मीद करता हूँ कि वो फॉर्मेट बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, और यदि अभी भी कुछ ऐसा लगता है आपको कि वो आपको समझना है उसमें, तो आप निसंकोच इंटरेक्शन का जो आपका टाइम होता है 1 बजे से 3 बजे का 2 घंटे का जो हमने समय रखा हुआ है प्रतिदिन, उस समय में आप अपनी क्वेरीज़ को फ़ोन पर क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उस फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए आपको जीवन परिचय लिखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, और आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो कौन से शीर्षक में आपको कहाँ रखनी है इसकी जानकारी आपको पहले ही दे दी गई थी। अब थोड़ा सा आपको एक हिंट भी मिलेगा और इस जीवन परिचय को आप ठीक से समझेंगे। तो शुरू करते हैं निराला जी का जीवन परिचय। तो पहला हेडिंग आपको बच्चों बताया गया था जीवन परिचय का। उसमें क्या होता है आपको जानकारी होगी कि कवि या लेखक का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ है और किस वर्ष हुआ है, माता पिता का नाम, आरंभिक शिक्षा, ये सारे बिंदु आप कवर कर सकते हैं उसमें। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। निराला जी का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। आपको ज़िले का पता लग गया और गांव का भी पता लग गया और राज्य का भी पता लग गया। ऊपर देख सकते हैं आप कि उनका जो जन्म हुआ वो 1898 में हुआ। उसके बाद है उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है, यानी उनके जो पूर्वज रहते थे वो उत्तर प्रदेश के गांव गढ़कोला, जो कि उन्नाव ज़िले में है, वहाँ रहते थे। उनके बचपन का नाम भी बताया गया है इसमें, सूर्य कुमार उनके बचपन का नाम था। और ये पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि बहुत छोटी आयु में उनकी माँ का निधन हो गया था। ठीक है। और निराला जी की जो विधिवत स्कूली शिक्षा जो हुई है, फॉर्मल एजुकेशन जो उनकी हुई है, वो क्लास 9 तक ही हो पाई। तो ये उनके जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं हैं, इसलिए आप इन बिंदुओं को भी कहाँ मेंशन करेंगे, जीवन परिचय मेंशन करेंगे। उसके बाद एक और घटना घटित हुई है कि सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे। तो आप देखते हैं कि उनका जीवन कितनी कठिनाइयों में बीता। परिवार के लगभग सारे सदस्य बड़ी जल्दी स्वर्गवासी हो गए, तो कितना मुश्किल से उनका जीवन कटा होगा। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। उनकी एकमात्र पुत्री सरोज थी, ठीक है, और उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो इस घटना ने तो उनको तोड़कर ही रख दिया निराला जी को। और बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में कविता है सरोज स्मृति। ये उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर ये कविता लिखी है, काव्य संग्रह उनकी बेटी को ही समर्पित है, सरोज स्मृति। तो इसको आप पाठ्यक्रम में अपने पढ़ भी लेंगे। उसके बाद है कि अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, यानी इतने परिजनों की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने इतना बड़ा साक्षात्कार इस रूप में, इस विकराल रूप में मृत्यु को देखा था कि बड़ा मुश्किल था जीवन जीना, कितनी कठिनाइयों के बीच में उनका जीवन बीतता है। और उस साक्षात्कार की अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी कविताओं में दिखाई है। कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपने अंदर के दुख को व्यक्त किया है। ठीक है। तो मैंने एक लाइन इसमें छोड़ी, आपने ध्यान दिया है? पूरे जीवन परिचय में अभी मैंने एक लाइन छोड़ दी थी, वो थी पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। ये लाइन क्यों छोड़ी है, आपको समझ में आई बात? कि अगला जो हेडिंग है साहित्यिक परिचय, उसमें हम इस लाइन को डालेंगे। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मेट में आपको समझाया गया था कि किस व्यक्ति की प्रेरणा से वो साहित्य के क्षेत्र में आए।
तो बच्चों उसके बाद आप दूसरा हेडिंग डालोगे क्या, साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय हो गया अभी, और ये होगा साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में आप एक तो इसी लाइन को मेंशन करेंगे जो ऊपर लिखी हुई थी, निराला जी का जीवन बहुत सारी कठिनाइयों के बीच बीता, और उसके बाद उनकी पत्नी जो थी वो उनके लिए बड़ी प्रेरक रही। पत्नी की प्रेरणा से ही निराला जी का जो झुकाव था वो साहित्य और संगीत की तरफ हुआ। और सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बड़ी प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला जी ने सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका जिसका नाम समन्वय था, उसका संपादन भी किया। तो हम कौन सा हेडिंग में चल रहे हैं बच्चों, फिर से आपको याद दिला दूं कि अभी हम चल रहे हैं साहित्यिक परिचय में। मुझे पता है कि मेरे बोलने से पहले काफ़ी बच्चों ने कहा होगा कि साहित्यिक परिचय हेडिंग है, ठीक है, वेरी गुड। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। एक कन्या पत्रिका जिसका नाम क्या था, मतवाला, और जिसका प्रकाशन का जो वर्ष है सन 1923-24 के लगभग, उसके संपादक मंडल यानी उसके संपादकों का जो एक ग्रुप था, समूह था, एक बोर्ड था, उस बोर्ड के वो भी एक सदस्य थे। तो यहाँ एक चीज़ आई है कि वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। इसको आप चाहें तो जीवन परिचय वाले हेडिंग में मेंशन करेंगे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला जी कहीं टिककर काम नहीं कर पाए, तो एक के बाद एक संस्थाओं को उन्होंने बदला। वजह क्या थी कि उनका जो स्वाभिमान था वो बहुत ऊंचा था, और यदि कहीं भी उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती थी तो वो उस जगह काम करना ही नहीं चाहते थे। और आखिरकार वो कहाँ आ गए, इलाहाबाद में आ गए, और वहीं आकर वो बस गए, काफ़ी समय तक वहीं रहे, और मृत्यु के आने तक वो इलाहाबाद में ही रहे। यानी उनका देहांत हुआ वो कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। साहित्यिक परिचय ही अभी कंटिन्यू करते रहेंगे आप, कि छायावाद और हिंदी स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला, काव्य संसार उनका बड़ा व्यापक है। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 पिलर्स ऑफ छायावाद, कौन कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इन 4 पिलर के ऊपर ही पूरा छायावाद टिका हुआ है। तो उसके प्रमुख स्तंभ थे निराला जी, और उन्होंने जितना कुछ लिखा, बहुत विराट काव्य उनका वांग्मय है। विराट इसलिए कहूँगा कि इतने ग्रंथ उन्होंने लिखे, अपना इतना मुश्किल भरा जीवन भी जिया साथ साथ। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है, और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी उन्होंने किया है। भावों, और ये उनकी क्या हो गई आगे चल के, ये होगी उनके काव्यगत विशेषताओं में ये चीज़ आएंगी। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला जी की कविताओं में मिलती है। कहाँ आ रहे हैं हम पहुँच गए हैं उनके काव्यगत विशेषताओं की ओर। ये हेडिंग मैंने आपको बताया था, काव्यगत विशेषताएं। अच्छा, भाषागत विशेषताएं बताई थी आपको, जो आपके पाठ हैं, लेसन हैं उनमें, और काव्यगत विशेषताएं आपको कहाँ बताई जा रही हैं, जो आपकी कविताएं हैं। अगर वो कवि हैं तो काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करना ज़रूरी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काव्यगत विशेषताएं। तो भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराले जी की कविता में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में मिलती है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में आपने पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं निराला जी की जिसमें भारतीय किसान की जो स्थिति है उसका उन्होंने अपना चित्रण किया है। तो काव्यगत विशेषताओं में ये भी रखेंगे कि निराला जी जो थे वो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी उनका जो काव्य रहा है वो भले ही प्रबंध काव्य के रूप में रहा हो, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी क्लासिकल मीटर का प्रयोग नहीं किया, किसी भी एक शास्त्रीय छंद का, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा होता है, उनका उन्होंने प्रयोग नहीं किया।
और उन्होंने किसका, मुक्त छंद का, यानी जो इस तरह के बंधनों से मुक्त था उस छंद का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया। तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है, बहुत वेरिएशन आपको उनके काव्य रूप में देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया उनका काव्यगत विशेषताओं में आप इसको रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे आता है उनका प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाओं में आप क्या रखेंगे, उनकी परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीता गुंजी, ये सब क्या है उनके काव्य संग्रह हैं। और इसके अतिरिक्त ये काव्य संग्रह हो गए उनके, और इसके अतिरिक्त जो उन्होंने कुछ और रचनाएं की हैं उनमें कहानी और उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। उनके उपन्यासों में एक है बिल्लेसुर बकरिहा, चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब उन्होंने अपने जीते जी भले ही वो व्यवस्था ना करा पाए हों, लेकिन बाद में उन्होंने 8 खंडों में अपने इस पूरे काव्य संग्रह का, बाद की संस्थाओं ने उनके इस काव्य संग्रह का विमोचन किया और लोगों तक इसको पहुंचाया। ठीक है, तो उसके बाद ये कविताएं आ जाती हैं आपकी। तो कल आपको इन कविताओं की व्याख्या और प्रश्नोत्तर से संबंधित सामग्री मिल जाएगी। तो जीवन परिचय क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में आता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, 5 अंक का होता है। तो जीवन परिचय को आप इस तरह से उसमें रख लेंगे। अब आप कहेंगे इसमें कि भाई इसमें तो वो नहीं आया, क्या बोलते हैं उसको, और उनका जो पुरस्कार और सम्मान वाली बात थी। तो ये ज़रूरी थोड़ी आपको कहा किसी ने कि पुरस्कार और सम्मान सबके लिखेंगे, आप जिनके हैं उनके लिखो। तो उसके बाद में फिर आता है उनका हेडिंग, कौन सा आता है, काव्य साहित्य में स्थान या हिंदी साहित्य में स्थान। तो निराला जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, छायावाद उनके नाम से जाना जाता है, और इतनी सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, और जीवन में इतना कुछ उन्होंने सहा, विषम परिस्थितियों में रहे और उसके बावजूद दुनिया को इतने सुंदर रचनाएं उन्होंने दी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जो स्थान है वो मूर्धन्य है, यानी शीर्ष श्रेणी के वो कवि रहे हैं। और निश्चित रूप से वो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर थे। काव्य में उनका विशेष ध्यान और उनकी बहुत सारी रचनाएं हम पढ़ते हैं। तो ये बेटा ये हो गया उनका काव्यगत विशेषताओं के बाद में क्या बताया था आपको, रचनाएं हो गई, रचनाओं के बाद में क्या हो गया, साहित्य में उनका स्थान हो गया। अब अंतिम हेडिंग आप उसमें डाल देंगे क्या, कि उनका निधन 1961 में। निराला जी का निधन कहाँ हुआ था, उनका हुआ था इलाहाबाद में, क्योंकि वो मृत्यु पर्यंत कहाँ रहे, इलाहाबाद में रहे। तो इस तरह से उनका सारा जीवन परिचय आपको बता दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप अपने उस फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए उसमें जीवन परिचय को इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, कुछ बच्चों ने अभी तक होमवर्क अपना असाइनमेंट नहीं भेजा है, मैंने आपके पास में सारे नोट्स 1 तारीख से 16 तारीख तक के भिजवा दिए हैं कल। यदि किसी बच्चे का छोटा हो या नोटबुक उस समय ना मिली हो तो कोई बात नहीं, अभी 5-7 दिन 1 हफ्ते के अंदर आप मुझे वो सारा कुछ ज़रूर चेक करा लेंगे। धन्यवाद बच्चों।